बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स टू लास्ट टाइम हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में, और फिर आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं। लास्ट टाइम हम पिपियर एंड जॉनस्टन की बुक्स मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की बुक का 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने अभी तक प्लेन स्ट्रेस केस को थोड़ा डिस्कस किया था, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, मोहर सर्कल को डिस्कस किया था, और ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था। तो हम ऐसा करते हैं, आज की हमारा जो लेक्चर का गोल और ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें सबसे पहले एक क्विक रिव्यू हम जल्दी से करेंगे इंशाल्लाह प्लेन स्ट्रेस केसेस का, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, मोहर सर्कल का, इन चीज़ों का ना जल्दी से एक क्विक रिव्यू करेंगे ताकि हम रिकॉल कर लें, और फिर एक जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि जो कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी रह भी गई थी वो सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम होम असाइनमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम प्रोसीड करें, घर में बैठ के असाइनमेंट किस तरह करें कि एक दूसरे से कापी भी ना हो सकें। तो उसको थोड़ा सा आखिर पे डिस्कस करेंगे, और फिर आखिर पे क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि ऑब्वियसली हम एक ग्रुप में करेंगे, इधर तो नहीं होगा लेकिन वो उसका सेशन हम एक ऑनलाइन ग्रुप में रखेंगे इंशाल्लाह। और उसका क्वेश्चन आंसर का सेशन किस तरह होगा वो हम अलबत्ता ना इसी आज के लेक्चर के आखिर पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेस चेन, प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन, ये हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था चैप्टर, और इसका हम क्विक सा ओवरव्यू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्लाइड थी, इसमें थोड़ा सा रिकॉल अगर हम करें कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी जिस भी बॉडीज़ के ऊपर लगती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस या मूवमेंट्स वट एवर कुछ भी हो, मतलब लोडिंग की कोई भी टाइप हो, तो उनका रिएक्शन जो होता है सबसे पहले वो बॉडीज़ के अंदर इंटरनल फोर्सेस या मूवमेंट्स की शक्ल में आता है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यही इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल मूवमेंट्स ये क्योंकि अंदर मटेरियल की बॉन्डिंग के ऊपर असरअंदाज होता है और बॉन्डिंग रिएक्ट करती है, जिनको हम स्ट्रेसेस की शक्ल में हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रेसेस बॉन्डिंग्स के रिएक्शन, इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉन्डिंग्स के जो रिएक्शन फर्दर आते हैं, मटेरियल के बॉन्ड्स के, मटेरियल के अंदर की स्ट्रेंथ के रिएक्शंस जो आते हैं, उनको हम स्ट्रेसेस की शक्ल में शो करते हैं, और वो भी इंटरनल फोर्सेस के बराबर होते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस के बराबर होती है, और इंटरनल लोडिंग्स जो स्ट्रेसेस जो होती हैं उनके बराबर होती हैं। इस चीज़ को स्टैटिक एक्विवेलेंसी कहते हैं, और इस स्लाइड को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था किस तरह एक्सटर्नल या एक्सियल लोडिंग लगती है और वो इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट्स के बराबर आती हैं इन सब के। ठीक है, और इसी तरह बेंडिंग के केस में भी हमने डिस्कस किया था, और टॉयन के केस में भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करें तो इंटरनल किस तरह हमारे पास शीयर स्ट्रेसेस जो होती हैं उसके बराबर आती हैं। ये डिटेल्स हमने चैप्टर में भी किया था, लेकिन अभी ये स्टैटिक एक्विवेलेंसी को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। फिर एक हमारे पास एक रैंडम सा कोई रैंडम बॉडी है, उसके ऊपर डिफरेंट लोडिंग्स लग रही हैं, P1 P2 P3 P4 ये लग रही थी। इसको हमने एक YZ प्लेन के पैरेलल हमने इसकी कटिंग की, YZ प्लेन के पैरेलल इसको काटा इस प्लेन में। तो फिर इस जहाँ से हमने इसको कटिंग की वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, स्क्वायर एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो जो कि YZ प्लेन के पैरेलल है। अब इस प्लेन के नॉर्मल जो फोर्स का रिजल्टेंट लग रहा होगा, इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इंटरनल फोर्स
का एक कंपोनेंट जो कि x की डायरेक्शन में होगा उसको डेल्टा एफ एक्स के नाम से हमने शो किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इस एलिमेंट के इस फेस के जो y की डायरेक्शन है, y की डायरेक्शन क्योंकि इस एलिमेंट के पैरेलल है तो ये नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट नहीं कहलाएगा, ये shear फोर्स कहलाएगा क्योंकि shear फोर्स पैरेलल होती है, ठीक है। इसी तरह z की डायरेक्शन में, ये z की डायरेक्शन में जो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स का कंपोनेंट आएगा ये भी पैरेलल होने की वजह से shear कंपोनेंट कहलाएगा, जिसको हम डेल्टा v की शक्ल में शो कर रहे हैं, डेल्टा v एक्स जी। इसी तरह y की डायरेक्शन में डेल्टा v एक्स वाई, ठीक है। ये नोटेशंस हम क्लास में डिस्कस काफ़ी देर डिटेल से कर चुके थे, क्यों एक सबस्क्रिप्ट ऊपर x है और नीचे वाला y है, नीचे वाला जो है वो फाइनल डायरेक्शन को शो करता है कि किस तरफ है, और ऊपर वाला जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब इस एलिमेंट के फेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको हम जो ऊपर शो करते हैं, ठीक है। और जिसकी डायरेक्शन में है उसको नीचे शो करते हैं, मतलब यहाँ पर y की डायरेक्शन में है और यहाँ पर ये वाला जो है ये z की डायरेक्शन में, इसलिए नीचे z है, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स और दो shear फोर्सेस के कंपोनेंट्स ये इस एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर लग रही थी। इन्हीं फोर्सेस को हमने कंप्यूट कर लिया कि फोर्सेस जो होती हैं वो बेसिकली स्ट्रेस इनटू एरिया होती है। यहाँ से स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हमने ले लिया और अज्यूम कर लिया कि ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनका सम भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एलिमेंट बहुत अगर छोटा है, लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर ये करते हुए इसी तरह हम इन सब का सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में स्ट्रेस जो कि नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी, और वाई की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन में भी स्ट्रेस हमने निकाली थी जो कि shear स्ट्रेस टॉ एक्स वाई और टॉ एक्स जी, ठीक है। ये भी इसी के अकॉर्डिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस और उनके स्ट्रेसेस, और इन्हीं फोर्सेस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स होगी जो कि सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए आएगा, और यहाँ पर जो shear फोर्स है y की डायरेक्शन में इसको हम लिख सकते हैं टॉ एक्स वाई डेल्टा ए, ठीक है। इसी तरह या इस चीज़ को टॉ एक्स जी डेल्टा ए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ये एक फेस है, इस एक फेस के ऊपर तीन हमें फोर्सेस मिल रही हैं, एक नॉर्मल फोर्स और दो shear फोर्सेस। इसी तरह अगर हम इसको पूरे का पूरा एक क्यूब कंसीडर करें, इस एक फेस की बजाय, स्क्वायर फेस की बजाय एक क्यूब अगर कंसीडर करें 3 डायमेंशन में, तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तीन कंपोनेंट्स यही वाले जो हमने अभी निकाले हैं, एक नॉर्मल और दो shear कंपोनेंट्स। इसी तरह हर फेस के ऊपर तीन कंपोनेंट्स इसी तरह के होंगे, एक नॉर्मल होगा और दो उस फेस के पैरेलल होंगे जो कि shear कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो ये 6 फेसेस हैं और हर फेस के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, और टोटल हमारे पास जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनेंगे पूरे के पूरे क्यूब में वो 18 बनेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। इसमें अब क्योंकि ये बॉडी स्टैटिक की कंडीशन में एज्यूम की गई है, यानी कि ये रेस्ट हालत में है, या स्टैटिक्स के लॉज इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये स्टैटिक के लॉज इस पे अप्लाई होते हैं तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन जी डायरेक्शन आर इक्वल टू विल बी ज़ीरो। इसी तरह फोर्सेस के साथ साथ स्टैटिक एक और भी कंडीशन होती है मूवमेंट्स की, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स इन
about x axis, about y axis and about z axis, they will also be equal to 0, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस को एलिमेंट को इस साइड से देखें, z डायरेक्शन की साइड से, तो हमें कुछ ये चीज़ नज़र आएगी। अगर हम ये वाली फेस को देखें सिर्फ, तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी और उसको नोटेशन हमने दे दी सिर्फ, ठीक है। इसी तरह जैसे सिग्मा एक्स डेल्टा ए, सिग्मा एक्स डेल्टा ए, इसी तरह ये जो ऊपर जा रही है टॉ एक्स वाई डेल्टा ए, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ हमने शो कर दी टॉ एक्स वाई डेल्टा ए। और बाकी भी फेसेस जो जो विजिबल हो सकते हैं उनको सिर्फ हमने शो किया। तो और जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट हमने लिया, सम ऑफ आल मोमेंट्स अबाउट जी इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हमने देखा तो ये एक हमारे पास रिज़ल्ट आया था टॉ एक्स वाई इज़ इक्वल टू टॉ वाई एक्स, ठीक है। शियर स्ट्रेस जो हमारे पास ये वाली दो इस साइड की फेस की आ रही थी, एक्स की साइड की, ठीक है, एक्स की साइड की ये वाली टॉ एक्स वाई, और वाई की साइड की ये वाली टॉ वाई एक्स, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर आ रहा था क्योंकि इन्होंने स्टैटिकली एक दूसरे को बैलेंस आउट करना था, इस वजह से, ठीक है। ये इसके बराबर आ रहा है और ये इस वाली टॉ एक्स वाई का मैग्नीट्यूड टॉ एक्स वाई इसके बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड है अपोजिट डायरेक्शन में भी। इसी तरह टॉ वाई एक्स ये वाला, अगर यहाँ पे टॉ वाई एक्स जितना मैग्नीट्यूड है इसके सामने वाले का भी टॉ वाई एक्स ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि स्टैटिकली ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करें। तो हमारे पास इन 18 कंपोनेंट्स में से हर फेस के ऊपर क्योंकि 3 है, सिग्मा एक्स नॉर्मल कंपोनेंट्स, इसी तरह माइनस सिग्मा एक्स वो उसके साथ बैलेंस हो रहा है, प्लस सिग्मा वाई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ माइनस सिग्मा वाई उसके साथ बैलेंस हो रहा है, प्लस सिग्मा जी माइनस सिग्मा जी के साथ बैलेंस हो रहा है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं और मिनिमम इन 6 कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें 3 पता चल जाएं तो बाकी 3 इन्हीं के सेम मैग्नीट्यूड के होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। सिग्मा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है। इसी तरह सिग्मा वाई इज़ इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई और सिग्मा जी इज़ इक्वल टू माइनस सिग्मा जी। तो ये ये जो 6 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, 6 साइड्स हैं इनकी, 6 की 6 नॉर्मल स्ट्रेसेस हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जी से पता चल सकती हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी रिमेनिंग 6 फेसेस के ऊपर, हर फेस के ऊपर 2-2 शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यूज हैं, शेयर स्ट्रेसेस के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं और टोटल ये 12 कंपोनेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि टॉ एक्स वाई एक इधर भी है और टॉ एक्स वाई एक इधर भी है, ठीक है, और एक टॉ एक्स वाई टॉ वाई एक्स के बराबर है और टॉ वाई एक्स एक इधर है एक नीचे है। इनके हमें सिर्फ टॉ एक्स वाई एक पता चल जाए तो बाकी तीनों का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है और डायरेक्शन भी कभी पता चल जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक शेयर स्ट्रेस से 3 शेयर स्ट्रेसेस फर्दर फाइंड आउट हो जाती हैं, टोटल 4 फाइंड आउट हो जाएंगी एक शेयर स्ट्रेस से। तो हमें सिर्फ 3 शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम 12 शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट ये है कि मतलब हम ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि मिनिमम हमें कितने कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे पूरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए। नॉर्मल स्ट्रेस के ये 3 कंपोनेंट्स पता चल जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जी। इसी तरह टॉ एक्स वाई टॉ वाई जी और टॉ जी एक्स, ये शेयरिंग स्ट्रेस के भी ये 3 कंपोनेंट्स पता चल जाएं तो हम पूरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस फील्ड, ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल से डिस्कस भी किया होता क्लास में। तो इसी तरह इसको हम इस डायग्राम को हम आगे अभी डिस्कस करते हैं कि कितने एंगल पे रोटेट करेंगे तो फिर ये ऑब्वियसली ये स्ट्रेस के कंपोनेंट। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक इस ओरिएंटेशन पर है, एलिमेंट अगर इस हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इस एलिमेंट या इस बॉडी, जिस बॉडी का ये एलिमेंट था उस बॉडी को थोड़ा सा रोटेट किया जाए, ये जितना एंगल है, फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान
एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस के दरमियान थीटा एंगल है, अगर थीटा एंगल इस एलिमेंट को रोटेट किया गया है तो ये सिग्मा एक्स अब सिग्मा एक्स नहीं रहेगा, ये सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स डैश वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह टॉ एक्स वाई से टॉ एक्स डैश वाई डैश हो जाएगी, सब सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर का मकसद भी यही था कि जैसे जैसे एलिमेंट रोटेट करता है या कोई एंगल आता है तो किस तरह स्ट्रेस के कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो रही होती हैं, उनको एनालाइज करना और उनको उनकी स्टडी ही इस चैप्टर का मेन बेसिकली क्रक्स है। उसी को जानना है कि आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास एंगल आएगा जिस एंगल पे मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू चली जाएगी। नॉर्मली अक्सर हम जो नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो मैक्सिमम 100 मेगा पास्कल आती है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन एक ख़ास एंगल आता है उस पर 100 मेगा पास्कल से भी एक कंपोनेंट ज़्यादा जा सकता है और एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन क्राइटेरिया बेसिकली इसी चीज़ को पे डिपेंड करता है कि हम बजाय के सिर्फ सिंपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके तो उनकी बेस पे डिज़ाइन करें चीज़ें, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल डिफरेंट लोडिंग्स में और डिफरेंट डिफॉर्मेशंस के ऊपर किस कदर रोटेट होगा और उस रोटेशन की वजह से उसका कोई एक कंपोनेंट, कोई भी एक सिग्मा एक्स डैश या सिग्मा वाई डैश, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव करता है। हो सकता है कि वो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करे वो हमारे अंदाजे से काफ़ी ज़्यादा हो और हमने डिज़ाइनिंग सिंपल स्ट्रेस की बेस पे की हो और वो चीज़ एक्चुअल लाइफ में आके फेल हो जाए। तो हमें डिज़ाइन हमेशा चीज़ें जो करनी होती हैं, जो डिज़ाइन स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यूज़ वगैरह हमने निकालनी होती हैं, वो हमेशा हमने इनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वॉन माइसिस स्ट्रेसेस जो उनकी बेस पे करनी है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस की बेस पे हमने निकालनी होती है। तो इस चीज़ को भी अभी डिस्कस फर्दर दोबारा रिकॉल करेंगे, क्लास में हमने पहले भी किया था, दोबारा इसे रिकॉल करेंगे ताकि हम फ्रेश हो के फिर आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो हमारे पास थी, ये कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस 18 कंपोनेंट्स, अगर एक सिनेरियो इस तरह का होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनमें हमारे पास पतली पतली शीट्स होती हैं। ठीक है, उनकी मतलब फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस में कोई लोड लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है, और जी एक्सिस में मटेरियल ही बहुत कम है और लोडिंग अप्लाई भी नहीं हम वहाँ पे कर रहे, कोई टेंसाइल लग रहा है या कंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में थिकनेस बहुत कम होने की वजह से हम वहाँ पे लोड ही अप्लाई नहीं करते। लोड अप्लाई ना करने की वजह से या ना होने की वजह से उस डायरेक्शन में स्ट्रेस तकरीबन ज़ीरो आती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, जितनी भी थिन मेटल शीट्स होती है, जितनी भी प्रेशर वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ और विड्थ जो होती है ना हमेशा थिकनेस से कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी केसेस में एक डायरेक्शन में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आती, यानी कि हमारे पास स्ट्रेस जो बनती है एक ख़ास प्लेन में बनती है। ठीक है, तो उनको हम प्लेन स्ट्रेस केसेस हम का नाम हमने दिया था। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली या तो मतलब फॉर एग्जांपल इस पूरे एलिमेंट में जेड एक्सिस को अगर कंसीडर करें कि ये थिकनेस है, तो जेड एक्सिस वाली स्ट्रेसेस को माइनस कर देते हैं जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो बाकी हमारे पास ये रह जाएंगे सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई सिग्मा एक्स, यानी कि हमें एक ये मिलेगी, एक अपवर्ड, एक ये राइटवर्ड, एक इसी तरह ये इस डायरेक्शन में ये अंदर वाली जो नज़र आपको आ रही है ये वाली स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिलेगी, लेकिन z की डायरेक्शन में कोई नहीं आपको नज़र आ रही, वो नेग्लिजिबल है, बहुत माइनर होगी। जितना मटेरियल होगा, जितनी थिकनेस होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन वो आलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो इसी को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी है, एनिमेटेड वीडियो होगी प्लेन स्ट्रेस केस के लिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। Analyzing solid mechanics problems in 3 dimensions can be really hard work.
and it can get very complicated very fast. Fortunately, in a lot of cases, there are some simplifications we can use to reduce a three-dimensional problem to a two-dimensional one, making it much easier to solve. The two main simplifications which are frequently used in solid mechanics are the plane stress and plane strain conditions. In this video, we're going to take a look at plane stress. So what does plane stress mean? A component is said to be in a condition of plane stress when all the stresses acting on it are in the same plane. A surprising number of common engineering problems can be approximated to plane stress conditions. It is most relevant for the analysis of thin components. Let's take a look at an example. To determine whether we could model this perforated plate using plane stress assumptions, we need to see whether it is reasonable to assume that all stresses are acting in the same plane. All of the loads are applied in the same plane, the XY plane, so that's a good start. But having all loads acting in the same plane is not enough for the plane stress condition to be met, as we could still have stresses in the Z direction. This is where the thickness of the plate comes into it. We know that normal and shear stresses at a free surface are always zero. This means that the stresses on the top and bottom faces of the plate must be zero. And because this plate is very thin, there can't be much variation in stress through the plate's thickness, meaning that the stresses in the Z direction will be close to zero all the way through the plate. Because the only non-zero stresses are acting in the XY plane, a condition of plane stress applies. Of course, in reality, the stresses in the Z direction are unlikely to be exactly zero. Deciding whether a plane stress condition is applicable will always require a degree of engineering judgment. Why is the plane stress assumption useful? We can answer by taking a look at a stress element in our perforated plate. The stresses at a single point are defined by 6 different stress components, 3 normal stresses, and 3 shear stresses. For plane stress conditions, sigma z, tau xz, and tau yz are equal to 0. This means that the 6 components defining the stress at a point are reduced to just 3 components, sigma x, sigma y, and tau xy. This is a two-dimensional problem, which will be much easier to solve. The stress tensor for a three-dimensional case is a 9 by 9 matrix, but if we consider plane stress conditions, it is reduced to a much more manageable 2 by 2 matrix. Let's look at 2 more examples of situations where it might be appropriate to assume plane stress conditions. Pressure vessels can sometimes be modeled using plane stress assumptions. The pressure load generates hoop stresses, which are oriented around the circumference of the vessel, and axial stresses. If the vessel wall is thin compared to its diameter, radial stresses will be close to 0, and plane stress conditions will be applicable. The teeth of a spur gear can also sometimes be modeled using plane stress conditions, if the width of the gear is narrow enough. So, to summarize, plane stress is a simplification which can be used to turn a three-dimensional solid mechanics problem into a simpler two-dimensional one by assuming that the stresses in one direction are equal to 0. It is normally applicable for thin structures which are loaded in a single plane. Thanks for watching, and stay tuned for more engineering videos. तो ये प्लेन स्ट्रेस केस की एक छोटी सी वीडियो थी। होप आपको काफ़ी हद तक अच्छी तरह अंदाज़ा भी हो गया होगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इसकी जैसे प्रेशर वेसल्स हैं या कोई भी थिन शीट वाली लोडिंग मेंबर है, आपका सीएनजी सिलेंडर हमें नज़र आते हैं। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तीसरे डायमेंशन में मटेरियल कम होने की वजह से लोडिंग हम अप्लाई नहीं करते, या हम बेनिफिट अपना मतलब बेनिफिट उठाते हैं उस डायमेंशन में मटेरियल कम करके दूसरी डायमेंशंस में लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे केसेस प्लेन स्ट्रेस केसेस में आते हैं। इसी तरह टॉर्जन का केस है, इसमें हम टॉर्क अप्लाई करते हैं।
टॉर्क अप्लाई करने से यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कोई नहीं है, जस्ट एक शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और इसकी एलिमेंट की जो है ना वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक ख़ास एंगल पर जाके इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे शियर कंपोनेंट्स, या इसमें किसी वजह से कोई नॉर्मल कंपोनेंट्स भी अगर जनरेट होते हैं तो वो किसी ना किसी कोई ना कोई कंपोनेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे किसी ना किसी ख़ास एंगल पर आएगा। वो ख़ास एंगल प्रिंसिपल एंगल कहलाता है, और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आती हैं उस एंगल पर उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। उसी की जो हमें फाइंडिंग जो है ना वो बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव था हमारा। तो फिर हमने उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि किसी भी एंगल के ऊपर वो स्ट्रेस किस तरह ट्रांसफॉर्म होंगी एक नई शेप में। जैसे सिग्मा एक्स है वो सिग्मा एक्स डैश में किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। टॉ एक्स वाई है, टॉ एक्स वाई डैश में किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी किसी भी थीटा एंगल के ऊपर। तो ये लास्ट पे जो हमने ये एलिमेंट लिया था, ठीक है, और इस एलिमेंट को ही अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई रोटेट कर दिया जाए थीटा एंगल के ऊपर, जैसे हमने इधर किया है ये वाला किसी भी एंगल के ऊपर, लेट्स सपोज ये थीटा एंगल के ऊपर किया था, तो अब हमने इसकी जो नई वैल्यूज़ है ना उसको निकालनी है। ये सारी डेरिवेशन हमने डिटेल से की हुई है, जस्ट रिकॉल करने के लिए मैं बता देता हूँ कि सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई थी, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश की वैल्यू ये आई थी, टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू ये हमारे पास आई थी, ठीक है। और इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकालने का एक ग्राफिकल मेथड था हमारे पास जिसको हम मोहर सर्कल कहते हैं। तो उसमें मोहर सर्कल में ये भी काफ़ी डिटेल्स हमने किया, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि हम अपना अभी प्रॉब्लम्स पूरा हमने सॉल्व करना है। मोहर सर्कल का ही ये काफ़ी हद तक आपको आइडिया है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ होती थी इसका रेडियस जो होता था ये बाकी इसके हाइपोटेनस और बेस के स्क्वायर के बराबर था, और वहाँ से फिर हमने सिग्मा एवरेज निकाला जो कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। ये डेरिवेशन हमने की हुई, आर की एक फाइनल हमने डेरिवेशन बना ली थी, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम प्लस माइनस के साथ ये हमने कर ली। तो फिर इसी तरह थीटा टेन टू थीटा पी जो कि प्रिंसिपल एंगल थीटा पी हमने निकालना था कि जिसके ऊपर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम एक हो जाती है और एक मिनिमम पे चली जाती है, ठीक है। उसका ये एक रिलेशन हमने ड्राइव किया था यहाँ पर। और इसी तरह हमने शियर स्ट्रेस मैक्सिमम जिस पे आती है वो हमने रिलेशन एक ड्राइव किया था जो कि रेडियस ऑफ दिस मोहर सर्कल के बराबर है, ठीक है। इसी तरह थीटा एस की वैल्यू टेन टू थीटा एस का एक रिलेशन डिफाइन किया था जिसमें से थीटा एस की वैल्यू हम निकालते थे, यानी कि ऐसा शेयरिंग एंगल थीटा एस ऐसा शेयरिंग एंगल जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो कि बेसिकली शियर स्ट्रेस का ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये नॉर्मल स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट है। तो शियर स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट ये होने की वजह से अगर ये मोहर सर्कल के अंदर वैल्यूज़ देख रहे हैं तो यहाँ से लेके ये डी पॉइंट तक जो वैल्यू है बेसिकली ये टॉ की मैक्सिमम वैल्यू है, शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो कि रेडियस के बराबर है। तो इस थीटा एस की वैल्यू हमारे पास रेडियस के बराबर आएगी। इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, अब एक डिटेल सी एग्जांपल हम जो है वो उसको देखते हैं, उसको करते हैं। ये यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिखी है, प्रॉब्लम ड्रॉ अ मोहर सर्कल। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम ड्रॉ मोहर सर्कल, डिटरमिन प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस। मैक्सिमम और मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो इसकी निकालनी है। पहले मोहर सर्कल ड्रा करना, फिर हमने डिटरमिन नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो आती हैं, एक मैक्सिमम हो जाती है एक मिनिमम हो जाती है, वो दोनों निकालनी है। और शेयरिंग स्ट्रेसेस भी निकालनी है, ठीक है। कब किस पोजीशन पे, आफ्टर द एलिमेंट हैज़ बीन रोटेटेड थ्रू 25 डिग्री क्लॉकवाइज और 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हम इसी एलिमेंट को
25 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है, और फिर उसके बाद उस पोजीशन के ऊपर 25 डिग्री इस एलिमेंट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो फिर हमारे पास उस वक्त इसकी नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम आ रही होगी उस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, वो बतानी है 25 डिग्री क्लॉकवाइज पे और 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज पे वो निकालनी है। फिर आल्सो एवेलुएट ऑल वैल्यूज़, ठीक है, फिर यही वाली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी निकालनी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू भी निकालनी है, थीटा पी, प्रिंसिपल एंगल और शेयरिंग एंगल भी निकालना है, और कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस, कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस से मतलब 25 डिग्री क्लॉकवाइज और 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ भी निकालनी है फ्रॉम एनालिटिकल रिलेशंस। ये सारे ऊपर जो करना है ये तो हमने ग्राफिकली बेसिकली ड्रा करके तो वहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, और उसके बाद हमने एनालिटिकल रिलेशन से भी वैल्यूज़ निकाल के इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि ये रिज़ल्ट्स ठीक हैं या नहीं है। इसी तरह उसके बाद ड्रॉ ऑल रिजल्ट्स ऑन सेपरेट एलिमेंट फिगर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप किस तरह अपने रिज़ल्ट्स को कंपाइल करते हैं। तो रिज़ल्ट्स आपके जो आ रहे होंगे उनको वो शो करना कि किस तरह एलिमेंट रोटेट होकर और किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, उसको ग्राफिकली प्रॉपर तरीके से शो करना एक पूरी शीट के ऊपर। ये एक चैलेंजिंग काम है फॉर प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग फॉर 25 क्लॉकवाइज और 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। सर्कल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले ड्रा करते हैं मोहर सर्कल के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल शेयर स्ट्रेस के लिए था और हॉरिजॉन्टल नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। तो जैसा कि हमें डाटा गिवन है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 8 KSI और सिग्मा वाई इज इक्वल टू -12 KSI और तो एक्स वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू -6 KSI, ठीक है, क्योंकि हमें जो गिवन डायग्राम थी वो कुछ इस तरह है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में टेंसाइल है और वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है। -12 KSI जब डायरेक्शन शो कर दें तो फिर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह 8 KSI और हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी गिवन है। KSI, ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा था। इस पे हमने मोहर सर्कल स्टार्ट करना। मोहर सर्कल स्टार्ट करने के लिए कोई भी सर्कल ड्रा करना हो तो सबसे पहला उसका काम जो होता है वो ये होता है कि उसका सेंटर लोकेट किया जाए। तो सेंटर इसका सर्कल का बेसिकली जो सिग्मा एवरेज वैल्यू होती है वो कहलाती है सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, सिग्मा वाई ये गिवन है और यहाँ से हम सिग्मा एवरेज की वैल्यू हमारे पास -2 KSI निकल आती है। यानी कि हमारे पास जो सिग्मा के एक्सिस है इसके 0 से पीछे
-2 पर एक पॉइंट आप लगा लें और ये बेसिकली -2 की लोकेशन है, -2, ठीक है। इसको ओरिजिन के तौर पे हम याद रखते हैं कि इसके अबाउट सर्कल लगेगा। अब ओरिजिन जब पता चल जाए तो फिर उसके बाद बेसिकली जब तक रेडियस ना पता हो तो हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो रेडियस ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कल में जो 2 पॉइंट लगने हैं, पहला पॉइंट x और दूसरा पॉइंट y। पहला पॉइंट जो हमारे पास x है बेसिकली ये 2 वैल्यू से मिलकर बना हुआ है, और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट y है ये भी 2 वैल्यू से मिलकर बना हुआ है। x की पहली वैल्यू जो है वो सिग्मा x है, सिग्मा x, और दूसरी वैल्यू जो इसकी है वो टॉ एक्स वाई है। इसी तरह y की पहली वैल्यू सिग्मा y है और दूसरी वैल्यू टॉ एक्स वाई है, ठीक है। तो x को ड्रॉ करने के लिए पहली वैल्यू सिग्मा x जो कि 8 के बराबर है, ठीक है, और टॉ एक्स वाई जो कि 6 के बराबर है। यहाँ पर हमें तो ये तो पता है कि ये अगर 2 है तो इसमें तकरीबन इस पॉइंट पर, इस जगह पर 8 हमारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके आलमोस्ट इसके करीब करीब ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो टॉ एक्स वाई की वैल्यू है ये ऊपर ड्रॉ होगी, मतलब सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई ऊपर ड्रॉ करें या नीचे करें, ठीक है। इसके लिए हमने बुक में भी एक दफ़ा गो थ्रू किया था, शायद आपको याद हो कि बुक का 454 पेज, इसमें एक मोह सर्कल वाले आर्टिकल में, ये मोह सर्कल वाले आर्टिकल में ही हम ये एक चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी, इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आसानी हो। When the shearing stress exerted on a given face tends to rotate the element clockwise, the point on Mohr circle corresponding to that face is located above the sigma axis। कि जब वो राइट साइड पर उसको रोटेट करने की कोशिश करे ना, राइट साइड पे मतलब क्लॉकवाइज उसको रोटेट करने की कोशिश करे शीयर स्ट्रेस, तो उस वक्त हम उसको जो होता है ना अबव द न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा एक्सिस के ऊपर हम उसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जब वो उसको सिग्मा एक्सिस को वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर हम उस मतलब ये जो शीयर स्ट्रेस जब एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश कर रही होती है तो हम सिग्मा एक्सिस के डाउनवर्ड जो है ना वो उसको ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हम अगर इसमें देखें तो ये हमारी ये वाली सिग्मा एक्स है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये शीयर स्ट्रेस है, ये इसको एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सिग्मा एक्स की वैल्यू ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी, 6 पॉइंट्स ऊपर हम इसे लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये मैंने एक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ऑलमोस्ट 6 बनेगा, एक्स बनेगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा एक y पॉइंट है, y पॉइंट जो कि -12 KSI और टॉ एक्स वाई 6 से ही मिलके बना है। वो इस साइड को देखें, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, ये वाली शीयर स्ट्रेस से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि पॉइंट जो ड्रॉ होगा वो नीचे होगा, इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। तो यहाँ से इसे अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक -12 पीछे आ जाता है, ये हमारा y पॉइंट है, ठीक है। और इनको अगर मिला लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है
ठीक है। और यहाँ पे कंपास रख के सेंटर पे इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा सर्कल ड्रा हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा एक सर्कल ड्रा हो गया, मोहर सर्कल, जिसका सेंटर जो है ना वो ये वाला -2 और 0। ठीक है। और अब इसमें हम आज बेसिकली ये सर्कल तो हमने अभी ड्रॉ कर लिया वैल्यूज़ हमें, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक की वैल्यू कितनी है रेडियस, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जितना रेडियस है यहाँ से लेके वो y तक भी इतना ही ये रेडियस है। ठीक है। तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है। ये बेसिकली इसको हम बेस के तौर पे ले लेते हैं। इसे बेस के तौर पे ले लेते हैं। ये बेस जो बराबर है, बेस इज इक्वल टू ये यहाँ तक जो वैल्यू है, ये सिग्मा एवरेज, आपको पता -2 हमने निकाली थी, सिग्मा एवरेज प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, ये अभी हमने, ये बेसिकली सिग्मा एक्स ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा एक्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बेस जो बराबर है वो बेसिकली 8 और ये 2 डायमेंशन है, ये बेसिकली 10 के बराबर बनेगी। 10। ठीक है। और हमारे पास ये हाइट जो है इसकी, इस ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। बेस हमारे पास 10 आ गई और हाइट ये τxy की वैल्यू है जो कि 6 के बराबर है। ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं, तो तीसरी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि r के बराबर है। ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालें, r की वैल्यू मैं कंप्यूट नहीं करता, तो बहुत जल्दी से हम आंसर लिख के आगे बढ़ते हैं। 7.66। ठीक है। ये हमारे पास r की वैल्यू निकल आई रेडियस की। फर्दर इसमें देखें कि अगर हम सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहें जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, जो कि हमारे इस एक्सिस से लेके यहाँ तक है, वो किसके बराबर होगी? सिग्मा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू r माइनस सिग्मा एवरेज। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक r है, इसमें से बस ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं हम, -2 वाला। ठीक है। इसमें से ये किया तो हमारे पास सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू 9.6619 KSI आएगी। ठीक है। और इसी तरह सिग्मा मिनिमम की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाती है सिग्मा मिनिमम। तो टोटल r प्लस सिग्मा एवरेज, r प्लस सिग्मा एवरेज विच इज इक्वल टू -13.6619 KSI। अब हम प्रिंसिपल प्लेन की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला है
tan 2 theta p is equal to 2 tau xy 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y.